जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। क्लास 10th में हो, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में क्लास 10th वालों के लिए हिंदी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एक्चुअली में हम ये प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जहां पर कम समय में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि इस प्लेलिस्ट में एक भी ऐसा क्वेश्चन ना डाला जाए जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन मैं अपने से बनाऊंगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। मतलब आप अगर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं इस प्लेलिस्ट में शामिल करूंगा तो बिल्कुल मजा आने वाला है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इस प्लेलिस्ट को देख लेना, देखते रहना, फॉलो करते रहना, या फिर आप लर्न मंत्र एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का पूरा मैं आपको वीडियो फ्री में दे दूंगा बिना एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है। तो लर्न मंत्र एप्लीकेशन में भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलो यहां पर एक एक करके आप देखते हैं। अब इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन हो जाते हैं। तो आपको पता होगा निराला जी हैं, या जयशंकर प्रसाद, रामकृष्ण दास, या रामचंद्र शुक्ल। तो तुमको पता होगा भाई जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये आप लोग याद रख लेना। उसके बाद आपको मैं और भी बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। जैसे जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आती है। तो मैं आपको यहां पर बताऊं कि भाई जयशंकर प्रसाद जी के जो जो नाटक है ना वो कौन कौन से हैं। तो यहां पर आप लोग याद रखना, इनके जो नाटक हैं वो आपके हो जाते हैं। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। और स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। उसके बाद अगर बोलूं तो अजात शत्रु तो है ही है ना, अजात शत्रु, अजात शत्रु। और यहां पर आपका एक आ जाता है कौन सा, ध्रुव स्वामी, तो यहां पर दिया ही गया है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके तो है उपन्यास। उपन्यास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उपन्यास आप लोग याद रख लेना। इनके कौन कौन से उपन्यास हैं तो याद रखना, कंकाल और तितली, कंकाल और यहां पर आपका आ जाता है तितली। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई याद रखना, तितली जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तितली से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई इनमें से उपन्यास किसका है, तितली किसका उपन्यास है। तो ऐसे ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुविकल्पी में आएंगे, तो ये याद रख लेना। इनका जीवन परिचय भी इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का, तो ये भी याद रख लेना। तो सारे जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर आपका विकास भैया डायरेक्टली बताएगा, है ना। उसके बाद आपकी इनकी कहानी को जरूर याद रख लेना मेरे प्यारे भाई। कौन कौन सी इनकी कहानियां हैं, तो इनके कहानी जो हैं, है ना, इनके कहानी याद रख लेना। इनकी कहानियां कौन कौन सी हो जाएंगी तो याद रख लेना, प्रतिध्वनि, है ना, प्रतिध्वनि। और कौन सी हो जाती है, छाया, है ना। और यहां पर है इंद्रजाल, इंद्रजाल। और एक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आकाशदीप, बहुत इंपॉर्टेंट है, आकाशदीप। बस इतनी याद रख लेना। आपका विकास भाई गारंटी के साथ कहता है कि इसमें से अगर आएगा तो क्वेश्चन आप छोड़ के ही नहीं आओगे, ठीक है। और बाकी याद करने की ट्रिक मैं एप्लीकेशन में देता रहता हूं, वहां पर पूरा मैं पीडीएफ बना करके अपने से ट्रिक बनाता हूं फिर देता हूं। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जहां पर आपको याद करने की ट्रिक वगैरह मिलती रहेंगी। उसके बाद इनके जो है ना झरना, लहर, आंसू जो हैं ये इंपॉर्टेंट रचना है। कौन कौन सी, झरना, है ना, एक लहर और एक है आपका आंसू, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लेना, ये इनकी कौन सी रचना है, काव्य है। एक इनके महाकाव्य भी है, कौन सा, महाकाव्य। तो महाकाव्य कौन सा है इनका, कामायनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कामायनी, है ना। तो ये याद रख लेना, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी और इसमें से हो सकता है 2 से 3 अंक भी बन जाएं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम आगे बढ़ें। तो ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, बाकी इस पीडीएफ को मैं एप्लीकेशन में डाल दूंगा लर्न मंत्रा में, ठीक है। आगे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे भाई, दूसरा क्वेश्चन कहता है प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है। जो भी पर्सपेक्टिव बनेंगे मैं सारी चीजें यहां पर बताऊंगा बिना किसी हिचकिचाहट के, है ना। तो यहां पर आप याद रख लेना, प्रेमचंद जी ज्यादा फेमस किसके लिए हैं तो कहानी के लिए और सबसे ज्यादा उपन्यास के लिए। तो यहां पर उपन्यासकार ही हो जाएगा, पहला विकल्प ही सही है, ठीक है। तो विकल्प क्या ही पढ़ें, आपको आ गया होगा बाकी चीजें। अब यहां पर मैं इनके उपन्यास बता दूं, प्रेमचंद जी के जो भी उपन्यास हैं, रचनाएं हैं, वो आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो इनके जो भी उपन्यास हैं, सबसे पहला ये आपको याद कर लेना है ना। उपन्यास कौन कौन से हैं मुझे कमेंट करके बताना, मुझे कमेंट करके बताना जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ें, आपको याद भी होंगी।
आगे बढ़ते हैं। अरे यार, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि, है ना, इनकी कहानियां कौन कौन सी है अब तो कमेंट करके बताओगे ना। चलो आगे बढ़े। आगे मेरे प्यारे भाई आता है तीसरा क्वेश्चन, कहता है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक बंग महिला प्रेमचंद, इंसा अल्लाह खां या मोहन राकेश। तो यहां पर आप लोग याद रख लेना, इंसा अल्लाह खां जी हो जाएंगे। ठीक है, इंसा अल्लाह खां जी हो जाएंगे। अब यहां पर मोहन राकेश से याद आया मुझे, मोहन राकेश नाटक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? नाटक के लिए। तो अगर इनमें से नाटक लेखक हैं पूछ ले तो मोहन राकेश ज्यादातर विकल्पों में होता है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो याद रख लेना मोहन राकेश, अगर नाटक आए तो समझ लेना मोहन राकेश मिले विकल्प में, तो समझ लेना भैया कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो ये याद रख लेना मोहन राकेश। इनका नाटक भी कौन कौन सा हो जाता है बता। मोहन राकेश का नाटक लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो लहरों के राजहंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लहरों के राजहंस। अब बताओ, ऐसे कोई बताता है कि बताओ विकल्प में अगर कोई आ जाए तो उसका भी बता दें। प्रेमचंद का मैंने बता ही दिया, उपन्यास वगैरह, है ना, कहानी, ईदगाह हो गई, ये सब। चौथे नंबर का क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। कौन सी ऐसी विधा है जो गद्य की नहीं है? और बिजली सी बात है, कौन सी हो जाएगी बताओ? उपन्यास, ये तो गद्य की विधा ही है। नाटक गद्य की विधा है। एकांकी गद्य की विधा है। लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे भाई महाकाव्य जो होता है ये काव्य विधा होती है, यानी ये आप कह सकते हो काव्य ही है। महाकाव्य में क्या होता है, थोड़ा सा पतली से मोटी किताब हो जाती है, महाकाव्य हो जाती है ना। महाकाव्य से याद आया, एक महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में, साकेत। अब बताना साकेत किसका महाकाव्य है, मुझे जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताना साकेत किसका महाकाव्य है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आपका यहां पर मेरे प्यारे भाई पांचवा क्वेश्चन कहता है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, मौलिक उपन्यास। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? यशपाल हो जाएंगे, लाल शुक्ल हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला श्रीनिवास दास। तो यहाँ पर पहले ही उत्तर आ गया है भाई, निवास दास हो जाएंगे। और हिंदी का क्या है? प्रथम उपन्यास, याद रख लेना, प्रथम उपन्यास है ये, ठीक है, उपन्यास है ये, तो प्रथम उपन्यास भी याद रख लेना। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई। हाँ, हिंदी की प्रथम कहानी भी पूछा जा सकता है। प्रथम कहानी बहुत पूछी जाती है ना, प्रथम कहानी। तो बताओ जल्दी से, प्रथम कहानी कौन सी हो जाएगी? तो प्रथम कहानी याद रख लेना भैया, इंदुमती हो जाती है। इंदुमती, इंदुमती किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की। लेखक कौन हो जाएंगे? तो याद रख लेना किशोरी लाल, है ना, किशोरी लाल। विकास भैया इतनी चीज़ें कैसे याद होंगी? बार बार प्रैक्टिस से। तो ये सभी प्रैक्टिस भी करना चाहते हो, आपको टेस्ट भी देना हो सकता है, आपको एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने हैं, तो उसमें भी मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूं जो कि बिल्कुल फ्री में करूंगा। ऐसी चीज़ें कोई फ्री नहीं करता है, आपका विकास भैया करेगा। तो बस एक लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई। आगे आता है छठवें नंबर का क्वेश्चन, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, बताइए जल्दी से, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे? देव हो जाएंगे, केशवदास, भूषण, मतीराम। सबसे पहली बात मेरे भाई, है ना, आपसे रीतिकाल के जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि रामचंद्रिका रीतिकाल की रचना है। भैया कैसे पता? मैं आपको बताता हूं। रीतिकाल जो है वो आधुनिक काल के पहले का युग है, बहुत पहले का, है ना, 1643 ईस्वी से जो आगे चला वो रीतिकाल है। सोचो, फिर 1843 से आधुनिक काल शुरू हुआ, मतलब उस बीच में जो है रीतिकाल हुआ। तो रीतिकाल में क्या है? देव भी थे, केशव भी थे, भूषण भी थे, मतीराम थे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि रामचंद्रिका जो है वो सबसे पहले याद रखना कि केशव दास की रचना है। केशव दास की रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे कि आप और भी याद रखना, रामचंद्रिका के बाद आपकी एक हो जाएगी कवि प्रिया। कवि प्रिया के बाद कौन सी हो जाएगी? एक आपका रसिक प्रिया, ठीक है, रसिक प्रिया, ठीक है। तो बस इतना याद रख लेना। अब एक चीज मैं आपको क्या बताऊं, क्या बताऊं बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं। जैसे कि आप याद रखोगे भूषण, भूषण की रचनाएं जो है ना बावनी करके आती हैं, देख लेना तुम, बावनी। तो अगर बावनी कहीं आखिरी में आए तो समझ जाना भूषण की रचनाएं हैं, है ना। मतीराम की एक इंपॉर्टेंट रचना जो हो जाएगी, एक ही पूछी जाती है, ललित ललाम। ललित ललाम, ठीक है। तो ये मतीराम की रचना हो जाती है। शिवा बावनी, है ना, बावनी करके आती हैं जो, वो आपकी भूषण की रचनाएं हो जाती हैं। अब मुझे देव की रचनाएं बता दो जल्दी से कमेंट करके, आगे बढ़ जाएं।
आगे बढ़ते हैं। तो देखो इतने सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ऐसे कोई बताएगा क्या? नहीं बताएगा। आगे बढ़ें। आगे हमारा आता है यहां पर मेरे प्यारे भाई 7वें नंबर का क्वेश्चन। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? 4 की हैं, 7 की, 10 की या 100 की? ओ भाई, तार से याद रखना 7। तो 7 कवियों की जो है रचनाएं सम्मिलित है सबसे पहला। अब यहां पर तार सप्तक के जो है ये याद रखना संपादक कौन हो जाते हैं। तो यहां पर आपका सबसे पहले संपादक कौन हो जाते हैं? तो यहां पर संपादक जो थे वो थे अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। ये याद हुआ भैया। कुल मिलाकर के कितने तार सप्तक संपादित किए? तो कुल यहां पर क्या हुआ, कुल है ना 4 तार सप्तक संपादित किए। 4 तार सप्तक, ठीक है। हाँ भैया पता चल गया। अच्छा, पहला यानी प्रथम तार सप्तक कब संपादित हुआ, बहुत पूछा जाता है। तो प्रथम तार सप्तक जो संपादित हुआ याद रख लेना मेरे प्यारे भाई 1943 ईस्वी में हुआ। उसके बाद दूसरा पूछे बताओ जल्दी। दूसरा 1951 ईस्वी में हुआ। उसके बाद थर्ड यानी तीसरा पूछे तो मेरे भाई याद रखना 1959 ईस्वी। एक सीक्वेंस में याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। 1943, 1951, 1959। और चौथा पूछे तो मेरे भाई याद रख लेना 1979 ईस्वी, ठीक है। ऐसे कोई बताएगा क्या? बताना, कमेंट करना। अब अच्छा, ये सारी चीजें तो जैसे हो गई संपादन, है ना, इन्होंने 4 तार सप्तक का किया। अब क्या है, इस युग में जो भी कवि थे उनको क्या बोला? उनको इन्होंने बोला, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है 2025 में, राहों के अन्वेषी। क्या बोला? कवियों को बोला, कवियों को क्या बोला? राहों के अन्वेषी बोला। राहों के अन्वेषी, अन्वेषी का मतलब अन्वेषण करने वाले, अन्वेषी है ना, अन्वेषी बोला। अच्छा, अन्वेषण मतलब जो खोज करता, नई नई चीजें निकालते हो हिंदी भाषा के लिए, उसको अन्वेषी बोलते हैं। तो राहों के अन्वेषी अज्ञेय जी ने बोला था, ये भी याद रखना। इतनी चीज अगर आपने याद कर लिया तो गारंटी के साथ कहता हूं एक क्वेश्चन इसमें से बोर्ड एग्जाम में आने वाला है डायरेक्टली। और 2026 बोर्ड एग्जाम में मैं बताऊं तो अब की बार डायरेक्टली जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो प्रथम तार सप्तक से आएगा। प्रथम तार सप्तक का संपादन या फिर संपादक कर्ता अज्ञेय के बारे में पूछा जाएगा। बस यही 2 क्वेश्चन मुझे लगते हैं अब की बार की आएंगे, देख लेना चाहे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर मेरे भाई आगे आता है 8वां। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? बताओ, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? तो द्विवेदी युग मेरे भाई याद रख लेना हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा? शुक्ल युग। प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद। यार बिल्कुल सरल है, ठीक है। आगे बढ़ें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन मेरे भाई कहता है कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो यहां पर कुरुक्षेत्र के हो जाएंगे आपके यहां पर रामधारी सिंह दिनकर। डायरेक्टली बताते हैं, कोई विकल्प पढ़ने में टाइम क्यों लगाएं। आपको आ गया हो तो बताना, नहीं आया तो याद रख लेना। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना। और रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। रसवंती, कुरुक्षेत्र, हुंकार, है ना। तो ये सभी रचनाएं बहुत सारी हैं। तो ये देखो रचनाएं हैं। रेणुका हो गई, हुंकार हो गई, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, हारे के को हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब की बार बोर्ड एग्जाम में 100% है कि भाई इनमें से कोई एक रचना आने वाली है ना। तो ज्यादातर चांसेस अब की बार रेणुका के नहीं हैं अब की बार, क्योंकि ये पूछी गई है। अब की बार चांसेस रश्मिरथी के बन रहे हैं, ठीक है। रश्मिरथी के, या तो फिर आपके यहां पर हो जाएगी ये परशुराम की प्रतीक्षा, देख लेना। अब आप भैया कैसे इतना कॉन्फिडेंस से बताते हो, अंदर तक जानते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन फंसते हैं, क्या सारी चीजें हैं। 2 साल से थोड़ा पढ़ाना बंद किया था, वो चीज एक्सपीरियंस नहीं गया है भाई। जो बता देते थे डायरेक्टली आ जाते थे। 20 क्वेश्चन बता रहे हैं, 15-18 क्वेश्चन फंस रहे हैं। ऐसी चीजें मैंने दी है बच्चों को, आप जा करके पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे आता है 10वें नंबर का क्वेश्चन। बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? बताइए, बिहारी ने किस भाषा में किया है? अच्छा, बिहारी जो थे वो रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा,
रीतिकाल जो प्रारंभ हुआ वो बहुत पहले, आधुनिक काल के पहले हुआ। तो आधुनिक काल के पहले जैसे सूरदास हो गया, रसखान जी हो गए, किस भाषाओं में रचना किया करते थे बताओ? ब्रज भाषा। तो रीतिकाल की जो है यहाँ पर ब्रज इंपॉर्टेंट भाषा थी, ये याद रखना। तो ब्रज भाषा यहाँ पर हो जाएगा। और इनकी एक इंपॉर्टेंट ब्रज भाषा में रचना है कौन सी? बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, ठीक है, सतसई याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्रज भाषा में कौन कौन सी रचनाएं, जैसे आप अगर रसखान जी का पढ़ोगे, रसखान का आपके पाठ्य पुस्तक में है, रसखान का है ना, रसखान की रचनाएं हैं। रसखान की रचना से आपका जो यहां पर क्या आ जाता है डायरेक्टली, जो सवये आ जाते हैं, है ना। और यहां पर आपके सूरदास भी आ जाते हैं, ब्रज भाषा से लिखने वाले सूरदास। सूरदास का जो यहां पर आ जाता है वो क्या आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, पद, है ना। ये बोर्ड एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं, इसीलिए बता दिए बीच बीच में, ताकि आपको हो सके याद रहे कि भाई सवये रसखान की, सुजान रसखान से लिया गया सूरदास। पद जो है सूरदास जी की 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये रचनाएं भाई पूछी जाते हैं। तो सूरदास की रचनाएं भी याद रख लेना। पहली रचना कौन सी हो जाती है सूरदास की? सूर सागर, सूर सागर। भैया आप भटक जाते हो, नहीं जी भटकते नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं, हमें व्यूज का लालच नहीं है। सूर सागर, और यहां पर आपका आ जाएगा सूर सारावली, ठीक है, सूर सारावली। और यहां पर आ जाएगा एक साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ठीक है। तो ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। तो ये सूरदास की जो रचनाएं हैं ना, ये याद रख लेना। और जो पद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का आता है ना बोर्ड एग्जाम में। तो पद भी आप लोग याद रख लेना। मैं यहाँ हूँ न चरई हूँ गाय, किसका है भाई? रसखान का है वो तो, ठीक है। आगे बढ़े, है ना। वो सूरदास जी का पद जो है ना वही है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरी लागे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरा सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धाई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिहि पाई, है ना। तो ये इस तरीके से इन्होंने लिखा है। तो इसको मैं जल्दी पढ़ा दूंगा, आप टेंशन ना लेना। बाकी लर्न मंत्र एप्लीकेशन में बहुत ही आसान भाषा में PDF वगैरह मैंने दे रखा है, तो देख सकते हैं। एप्लीकेशन भैया क्यों बोलते हो बार बार, उसमें देना आसान होता है यार। आप डाउनलोड करोगे डायरेक्टली, आप PDF वगैरह उसमें डाउनलोड कर लोगे, है ना। यूट्यूब में कहाँ पर देंगे, तो इस तरीके से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया ना, याद रखोगे। अब याद रखोगे अवधी भाषा में तुलसीदास जी की है ना, जो आपकी श्री रामचरितमानस है, कवितावली, दोहावली, राम विनय पत्रिका, ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हो गई, है ना। तो ये चीज़ याद रख लेना। अच्छा, खड़ी बोली जो है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने फिर लिखना शुरू किया। जो इनका इंपॉर्टेंट एक क्या है, महाकाव्य है। कौन सा है भाई? रस कलश नहीं है यार, मुझे भूल रहा है यार। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है इनका, है ना। वैदेही वनवास, रस कलश, एक, अरे यार जो शुरू में क्या है, वैदेही वनवास, रस कलश, अरे याद नहीं आ रहा यार, बताना यार, मैं जिसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ, बस यहाँ है, निकल नहीं रहा है। अब सोच सकते हो, कभी कभी होता है ना, विकल्प में आएगा तो बता देंगे। बाकी आगे बढ़ें। आगे मेरे प्यारे भाई आता है यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव बिल्कुल सिंपल है भैया, हास है। अगर आपसे पूछे भैया करुण रस का, तो यहाँ पर आप लोग बता देना शोक है, बस इतना ही पूछेगा और 1 नंबर आपका पक्का है, ठीक है। करुण का मतलब होता ही है भाई दुख, और हास का मतलब होता है भैया खुशी, यानी जहां पर हम हंसते हैं। तो ये याद रख लेना, ठीक है। हो सकता है कोई 3 एक पंक्ति दे दे, उसमें बस आपको ये देखना है कि कोई चीज़, कोई खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है। अगर दुखी हो रहा है तो करुण रस, खुश हो रहा है तो हास रस, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है, अरे उसी के ऊपर चढ़ गया, ठीक है, कल कोई बात नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में भाई 11 और 13 के विराम के साथ 24 मात्राएं होती हैं, और यह एक सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद, सममात्रिक, हर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चौपाई भैया कौन सी हो जाएगी, या चौपाई तुलसीदास जी की आपने देखा होगा जो धनुष भंग वाला है, उसमें चौपाई में ही लिखा गया है। 2-4 पंक्तियां याद कर लो, करना है क्या, करना ही क्या है, याद क्या करना, क्यों करना भाई, क्यों करना जब नंबर नहीं मिलने, है ना। आगे बढ़े, आगे आते हैं, चलो ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भी है, जय 12th में काम देगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर। किसको किसको आती है बताना, मुझको तो पूरी आती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो ये आपका हो जाएगा।
आगे आता है यहाँ पर 13 नंबर, पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में अलंकार है। पीपल पात सरिस मन डोला, यहाँ पर पीपर पात यानी पीपर का पत्ता, सरिस यानी के जैसा मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के जैसा मन डोला। इसका मतलब हुआ भैया सिंपल है, तुलना हो रही है। और तुलना का मतलब ही क्या होता है भाई, तुलना जहां पर हो याद रख लेना, तुलना जहां पर हो समझ लेना, वहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल याद रख लेना, उपमा अलंकार हो जाएगा। जहां पर दो व्यक्तियों, वस्तुओं या किसी भी चीज की तुलना की जाती है कि भाई ये पेन इस रिमोट के जैसा है, तुलना हो रही है इस पेन का इस रिमोट से, उपमा अलंकार हो जाएगा। समझ में आया। रूपक अलंकार का मतलब है, रूपक अलंकार बता दूं चलो, जहां पर भैया भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप मतलब कोई भेद ही ना हो, एक रूपता बताई जाए, आरोप बराबर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कैसे भैया बता दिए, जैसे चरण कमल बंदाऊं हरिराई, सूरदास जी कह रहे थे कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूं, यानी जो चरण है वो ही कमल है और जो कमल है वो ही चरण है, मतलब एक ही है। मतलब श्री कृष्ण के कमल चरणों की वंदना करता हूं, कमल के समान, कमल के जैसे जो चरण है, उसमें कोई तुलना ही नहीं है कि इसके जैसा है उसके जैसा है, वो तो भाई मतलब उनके चरण है, मतलब कमल बिल्कुल वैसे ही कोमल। तो ये सारी चीजें, तो भेद रहित आरोप होता है। अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान जाना, उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान जाना मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ट्रिक बताता हूं। मनु मानो जनु जानो मनहु जनु, मनु मानो है ना, और यहां पर क्या है, जनु जानो, तुमको याद हो गया, जनु जानो, और मनहु जनहु, मनहु जनहु। अच्छा, ये शब्द अगर मिल जाए तो समझ जाना उत्प्रेक्षा अलंकार है। पंक्ति दे देता है कभी कभी ना, एक पंक्ति दे देगा, जैसे ये दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार की पंक्ति दे देगा ऐसे, ठीक है। बिंद के वासी उदासी तपोप्रधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे, ऐसे करके है ना, बड़ी सी लाइन दे देगा। आगे बढ़ते हैं भाई। 14 नंबर क्वेश्चन है, पंचवटी में प्रयुक्त समास है, बताइए जल्दी से। पंचवटी में, पांच वटों का समाहार, पंचवटी का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा भैया, 5 वटों का समाहार, वटों का समूह या समूह, चलो समाहार कहे तो ज्यादा सही रहेगा इसमें। 5 वटों का समाहार, वट मतलब भैया क्या होता है, वट मतलब होता है वृक्ष। भैया वृक्ष भी नहीं पता, अरे पेड़, अब पता हुआ, पेड़ भी नहीं पता, लकड़ी है, लकड़ी, समझ रहे हैं, अब समझ में आया। चलो तो ये हो गया। अच्छा, अब यहां पर कौन सा समास है, कैसे बताओगे, सिंपल सा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, द्विगु समास, द्विगु समास होगा, ठीक है। 5 मतलब 5, जहां पर संख्या आ जाए, यानी गणित का कोई अच्छा संख्या आ जाए, वहां पर समझ जाना मेरे भाई द्विगु समास होगा, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे मेरे भाई कहता है यहां पर, आगे 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, गंगा का पर्यायवाची है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गंगा सरल सरल जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है, गंगा, आकाश, आग, पृथ्वी, जमुना, है ना, और अमृत, ये सब का पर्यायवाची, इंद्र, ठीक है, इन सब का पर्यायवाची पूछा जाता है। तो आपको पर्यायवाची तो याद रखना पड़ेगा, और याद करोगे तो आगे भी तो इंपॉर्टेंट है, आगे आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, आगे कुछ बनना चाहोगे तो उसमें भी काम आता है भाई पर्यायवाची, फंसाता है 1 नंबर में। तो आप अगर कुछ भी करना चाहते हो, पर्यायवाची आपकी भाषा वर्तनी सुधारती है, अपनी भाषा सुधारिए, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई पर्यायवाची ज्यादा से ज्यादा याद करो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैं वैसे भी पढ़ता रहता हूं, हमेशा शब्दों को देखता रहता हूं, कौन सा शब्द कैसा है क्या है, आप भी करो ऐसा, ठीक है। इसीलिए ऐसी भाषा निकल रही है मुंह से, ठीक है, मीठी सी प्यारी सी भाषा झलकती है हमारी। तो यहां पर गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सूरसरी हो जाएगा। अच्छा भैया, गगन किसका है, गगन आपको पता है भैया आकाश का है। अच्छा, जलयान किसका है, जल में चलने वाला आप कह सकते हो जो नाव बड़ी सी होती है। सूर मतलब आप अंधा भी बोलते हैं सूर को, है ना, सूरदास अंधे थे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। गंगा को और क्या बोलते हैं भाई, गंगा को और क्या बोलते हैं, देव नदी, मंदाकिनी, है ना, सरिता किसको बोलते हैं, आप कमेंट करना, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आपका 16 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, अभिधन मान, अभिमान, है ना, अभिमान, मेरा मान सम्मान, अभि मेरा, ठीक है, अभिमान, अभिधन मान, अभिमान, ठीक है।
आगे बढ़े, बी नंबर है आपका सही। आगे आपका आता है तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। अब देखो ये तो तद आपको याद करना पड़ेगा, खुद मुझे भी नहीं याद है, मैं सही बताऊं तो, है ना, लेकिन आपको मैं बता दूं, आप इसको याद कर सकते हो। ये देखो मैंने लिख के आया हूं, ठीक है, इसको याद कर लेना। मुझे भी याद था, भूल गया है, टाइम के साथ भूलती रहती हैं चीजें और अब जरूरत पड़ती नहीं, फिर आपको पढ़ाने में क्या जरूरत है इसकी, यहां पर लिख लेंगे। तो बताओ, सह तव ते तम तव तान, है ना, तेन ताभ्यम तय तस्मै ताभ्याम तेभ्या तस्मात् ताभ्याम तेभ्या तस् तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तस्मै। क्यों भाई, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन ही पूछा है और ज्यादातर मेरे भाई तस्मै ही पूछता है। मैंने देखा भाई 2023 में 24 में तस्मै ही पूछता है, तस्मै बहुत पूछता है ना, तो ये याद रख लेना। आगे बढ़े मेरे भाई, आगे आता है यहां पर 18 नंबर क्वेश्चन। 18 कहता है पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद परिचय की दृष्टि से भैया पद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पद जो है 2 प्रकार के। पहला पद कौन सा हुआ भैया, विकारी। विकारी का मतलब हुआ भैया जिसका बदलाव होता है क्रिया कर्म के अनुसार। दूसरा होता है भैया जो बिल्कुल कठोर होते हैं, जो बदलते ही नहीं हैं, यानी अविकारी, जो धोखेबाज नहीं होते हैं, बोलते हैं भैया हम वैसे ही रहेंगे। अविकारी शब्दों को और भी बोला जाता है अव्यय शब्द। लो भैया हम पंडित जी बता दिए है ना, तो ये हो गया। तो विकारी और अविकारी याद रखोगे। विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब आ जाते हैं, है ना, और अविकारी में विस्मय बोधक ये सब आ जाते हैं। आप अगर व्याकरण पढ़े होंगे तो पता होगा, बाकी बस ये इंपॉर्टेंट है बस कि पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 यही पूछता ही है ज़्यादातर, और विकारी या अविकारी शब्द पूछ लेता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो मेरी जान। आगे बढ़ें, आगे आपका आता है यहाँ पर 19 कहता है कर्तरिवाच्य में प्रधानता होती है। ये इतना सरल को यार, मैं इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे देखता हूं ना, बिल्कुल यार अंधा आंख बंद करके बोलेगा भैया लो ये गोला कर दिया मैं मार्कशीट में, ऐसे क्वेश्चन आता है। ये लो, कर्तरिवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की होती है। कर्मरिवाच्य में किसकी प्रधानता, कर्म की हो जाती है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता, भाव की हो जाती है। अच्छा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कर्मणि, कर्तरि और भावे वाच्य। कर्म के अनुसार जो चलता है कर्मणि, भाव के अनुसार भावे और कर्ता के अनुसार कर्तरि। हो गया, खत्म, लो टाटा बाय बाय, गया। और हाँ, गया से याद आया कि ये भी गया। यही 20 क्वेश्चन तो मुझे बताने थे, इसमें मैं टाइम ज़्यादा ले लिया हूँगा, लेकिन अगली वीडियो से हम लगातार जल्दी जल्दी सॉल्व करें, फास्टली बिल्कुल। आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो ना, और हाँ टेस्ट सीरीज आपको देना इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आप लोग वीडियो देख ले, इसका पूरा मैं टेस्ट बना दूंगा एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, लर्न मंत्रा, ठीक है, ये स्पेलिंग है, डाउनलोड कर लेना। उसमें मेरी फोटो ऐसे करके आ जाएगी, लर्न मंत्रा का जो लोगो है वो आएगा एक्चुअली में। तो ये आप लोग डाउनलोड करके उसमें पढ़ाई करना। उसमें आपको मैं टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। अकेला हूँ यार, गाँव से हूँ तो टीम वगैरह मेरे पास नहीं है, सही बताऊँ, इसलिए थोड़ा सा मैं हाँ मानता हूँ कि मैं लाइव नहीं कर पाता, नेटवर्क इशू हो जाते हैं सारी चीज़ें। तो लाइव करने की भी कोशिश करूँगा, सारी चीज़ें सारी सेटअप हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी हम लाइव भी आया करेंगे। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। शेयर करें भाई वीडियो को, है शेयर नहीं करते हो भैया तो शेयर करो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो प्लीज़ शेयर करना, आपके मतलब आपके सपोर्ट की समय मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस मैं यही कहूँगा, सपोर्ट कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।